तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि क्लास 12 के लिए तीन सेट न्यू मॉडल पेपर जारी हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के सब्जेक्टिव मॉडल पेपर सेट 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर के तीनों सेटों के सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दो लिपियों का जिक्र करें जिन्हें सम्राट अशोक के अभिलेखों में उपयोग किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। देखिए, सम्राट अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियों का उपयोग किया गया है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। तो यहाँ पे 2 ही लिपियों का जिक्र करने के लिए बोला गया था। तो ये 4 में से कोई 2 आप लोग लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी के श्रीमद् भगवत गीता पर क्या विचार थे। तो देखिए, गांधी जी ने गीता को शास्त्रों का दोहन माना है। उन्होंने गीता माता में श्लोकों की शब्दों का सरल अर्थ देते हुए टीका की है। गांधी जी का विश्वास था कि जो मनुष्य गीता का भक्त होता है उसे कभी निराशा नहीं घेरती है, वह हमेशा आनंद में रहता है। तो ये था महात्मा गांधी का श्रीमद् भगवत गीता पर विचार। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि त्रिपिटक क्या है। तो देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसके अंतर्गत 3 ग्रंथ आपके आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधीम पिटक, ठीक है। तो त्रिपिटक आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधीम पिटक। इतना लिखने से 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं लिखना है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर आपको एक वर्ड में या तो एक वाक्य में ही देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि खनका से आपका क्या तात्पर्य है। तो देखिए, चिश्ती संप्रदाय के सूफी संतों के निवास स्थान खनका कहलाते थे, यानी कि जहाँ पे सूफी संत निवास करते थे, जहाँ पे रहते थे, उस स्थान को खनका कहा जाता था। क्लियर है। देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आता है कि खनका का क्या अर्थ होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को जब साजिश क्वेश्चन करवा रहे थे, BBI क्वेश्चन, वहां पे करवाया हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि खनका का क्या अर्थ होता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि बंगाल के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला विशेषता इसका देखिए कि सरकार के लिए निर्धारित राशि राजस्व का 10/11वां हिस्सा था और 1/10वां जमींदार के लिए था। मतलब कि जितना भी कर की वसूली जमींदार करते थे उसका 10/11वां हिस्सा अंग्रेजों के पास जमा करते थे और 1/10वां हिस्सा क्या करते थे, अपने पास रखते थे। मतलब ये हुआ कि अगर 11 रुपये कर की वसूली करते थे, उठाया कर, टैक्स की वसूली करते थे, तो 10 रुपया का क्या करेगा, 10 रुपया अंग्रेजों के पास जमा किया जाता था और 1 रुपया क्या करते थे, जमींदार अपने पास रखते थे। ये इसकी पहली विशेषता हो गया। उसके बाद देखिए, दूसरी विशेषता है कि जमींदारों को उनके स्वामित्व में भूमि के उत्तराधिकार के लिए वंशानुगत अधिकार दिए गए थे। यानी कि जमींदार क्या होते थे, भूमि का मालिक होते थे। तो उस भूमि का मालिक उसके बाद कौन होगा, उसका बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा। इस प्रकार से क्या किया गया था, भूमि के उत्तराधिकार के लिए वंशानुगत अधिकार दिए गए थे। क्लियर है। उसके बाद देखिए, तीसरा इसका जो विशेषता है आपका कि अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल प्रांत में लागू किया गया था। तो यहाँ पे मैंने 3 विशेषता आप सभी को बता दिया। यहाँ पे 2 ही विशेषता लिखना था। अगर 2 नंबर में आए तो 2 विशेषता लिखेगा, 3 नंबर में आए तो 3 विशेषता लिखेगा, ठीक है। मैंने आप सभी को यहाँ पे 3 बता दिया। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, किसने आरंभ किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये आपका 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। किसने आरंभ किया था, किसने शुरू किया था। तो ये आपका गांधी जी ने शुरू किया था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या है। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 प्रमुख आदर्श निहित हैं। वे हैं आपका न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और स्वतंत्रता की पूजा, ठीक है। ये आपकी क्या है, आपका यहाँ पे स्वतंत्रता की पूजा को पूजा की स्वतंत्रता नहीं, ठीक है। स्वतंत्रता की पूजा, ये आपके 4 प्रमुख आदर्श नीति हैं आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें टोटल आपका 7 प्रश्न रहने वाला है और ये 7 में से किसी 5 प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 3-3 नंबर का रहेगा, ठीक है। देखिए, मॉडल पेपर में आपका जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सारा आपका VVI क्वेश्चन है, सारा आपका प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन है, तो कुछ पढ़ के जाए या ना जाए, मॉडल पेपर को पढ़ करके आप लोग जरूर जाइएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का नियंत्रण क्षय होने लगता है। अर्थात जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वो उतना ही प्राचीनतम माना जाता है, उतना ही पुराना माना जाता है। देखिए कार्बन 14 विधि क्या है, आपका डेट निर्धारण करने की एक वैज्ञानिक विधि है। देखिए कुछ भी पुरातत्व तो आपका कहीं से मिलता है, तो हम लोग किसी कहते हैं कि ये 3000 साल पुराना है, ये 5000 साल पुराना है, तो इसका जो डेट का निर्धारण किया जाता है वो आपका कार्बन 14 विधि से ही किया जाता है। इसलिए किस प्रकार से डेट का निर्धारण किया जाता है, तो देखिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जब जीवित रहता है उसमें क्या होता है, आपका कार्बन 14 और कार्बन 12 आपका समान मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जब उसका क्षय हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है, उसकी जब मृत्यु हो जाती है, तो कार्बन 14 क्या होता है, उस टाइम से वो घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जिसमें आपका कार्बन 12 की मात्रा में कार्बन 14 जितना ही कम मात्रा में पाया जाता है वो उतना ही प्राचीनतम माना जाता है, और यही विधि है आपका कार्बन 14 विधि। ठीक है, इतना लिखिएगा, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छा से समझ में आप सभी को आ गया होगा। क्लियर है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधार कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो देखिए गांधार कला की मुख्य विशेषताएं, पहली जो इसकी विशेषता है वो है आपका कि गांधार कला का विषय भारतीय है तथा तकनीक आपका यूनानी है। ये हो गया आपका पहली विशेषता। उसके बाद देखिए दूसरी जो इसकी विशेषता है कि गांधार कला की मूर्तियां प्रायः स्लेटी पत्थर से निर्मित है, यानी कि इस कला के अंतर्गत जितनी भी मूर्तियां बनाई गई है उसमें अधिकतर मूर्तियां आपका स्लेटी पत्थर से बनाए गए हैं। उसके बाद इसकी तीसरी जो विशेषता है वो कि इस शैली के अंतर्गत बुद्ध को सिंहासन पर बैठे दिखाया गया, यानी कि इस शैली के अंतर्गत, इस कला के अंतर्गत जितने भी बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई है वो आपका इसमें बुद्ध को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। ये इसकी तीसरी विशेषता हो गया। उसके बाद देखिए इसकी जो चौथी विशेषता है वो है कि इस शैली में मूर्तियां सिलवटदार वस्त्र धारण किए हैं, यानी कि इस शैली के अंतर्गत जो मूर्तियां बनाई गई है उसमें सिलवटदार वस्त्र धारण किए हुए मूर्तियां हैं। ठीक है, तो ये 4 विशेषता मैंने आप सभी को गांधार कला की बताई। इसमें से कोई भी 3 विशेषता आप लोग लिख सकते हैं जो आपको आगे आपको 3 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं का व्याख्या कीजिए। तो देखिए 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश ही धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, 6 वर्ष की तपस्या के बाद जो आपका गौतम है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर वह बाद में आपका बुद्ध कहलाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे सारनाथ में पहला उपदेश वो देते हैं और इस पहला उपदेश को ही क्या कहलाता है, तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहलाते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि गौतम बुद्ध के जो आपका पहला उपदेश है उसे क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अब इसके शिक्षा को देखिए, गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया कि पहला जो इसका उपदेश था कि संसार दुखमय है, यानी कि संसार में हर व्यक्ति को दुख है, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को दुख नहीं है, संसार आपका पूरा दुखमय है। दुख के कारण भी है, यानी कि ये जो दुख है आपका उसका कारण भी है। तीसरा जो इन्होंने उपदेश दिया यानी कि शिक्षा दिया वो कि इन दुखों को पीछा छुड़वाने के लिए तृष्ण का विच्छेद आवश्यक है। ठीक है, ये इसका तीसरा उपदेश और तीसरा शिक्षा था। चौथा इन्होंने कहा कि दुख तिरोध मार्ग पर चलकर दुखों से बचा जा सकता है, यानी कि ये जो दुख है आपके संसार में सभी व्यक्तियों को इससे बचा भी जा सकता है। ठीक है, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्य के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि ये जो आपको 4 गौतम बुद्ध की शिक्षाएं थे, उपदेश थे, ये आपका 4 आर्य सत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दुख निरोध हेतु गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए उपदेश दिया। ठीक है, कहा कि इस दुख से अगर आप पीछा छुड़वाना चाहते हैं तो आपको अष्टांगिक मार्ग पर चलना चाहिए, इससे आपके दुख आपका यानी कि कम हो जाएंगे, दुख आपका क्या होगा, आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गौतम बुद्ध की शिक्षाएं थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के नाम बताइए। देखिए गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में क्या कहा था कि जो संसार है आपका ये दुखों से भरा है, दुखमय है पूरा संसार, तो इस दुख से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए गौतम बुद्ध ने 8 उपाय बताए थे, जिसे ये क्या कहा जाता है, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना ज्यादा, जिसकी व्याख्या नहीं करनी है। ठीक है, देखिए दुख से मुक्ति के 8 उपायों को बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा। तो पहला इसका क्या है, पहला है आपका ये साम्यक दृष्टि। पहला क्या है,
साम्यक दृष्टि है, दूसरा आपका साम्यक संकल्पना है, तीसरा आपका है साम्यक वाक्य है और चौथा है आपका साम्यक कामर्त्य। उसके बाद पांचवा है आपका साम्यक अजीब और छठा आपका साम्यक व्यायाम और सातवां है आपका साम्यक स्मृति और आठवां है आपका साम्यक समाधि। अगर इसका आप पालन करते हैं तो आप दुख से मुक्ति पा सकते हैं। यही आपका दुख से मुक्ति पाने का उपाय है गौतम बुद्ध के अनुसार, यही आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। तो देखिए पॉइंट बना के आप लोग लिखिएगा। ठीक है, पॉइंट बना के लिखने से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे आप सभी को बता रहा हूं उसी प्रकार से आप लोग पॉइंट बना करके लिखिएगा। तो देखिए पहला पॉइंट है आपका कि अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था, यानी कि सभी धर्म को बराबर देखना, किसी भी धर्म के प्रति कट्टर नहीं होना, ये इसका धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य था। इसे सुलह एक कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है आपका कि अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह एक कुल की नीति अपनाई। जो देखिए अकबर तो आपका मुस्लिम था, तो जो इस्लामी सिद्धांत था उसके स्थान पर इन्होंने क्या अपनाया, सुलह एक कुल की नीति अपनाई कि सभी धर्म को बराबर लेकर के चलना है, शांतिपूर्ण सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करना है। ठीक है, अपनाई नीति 1582 ईस्वी में उन्होंने सभी धर्मों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद-ए-इस्लामी या दीन-ए-इलाही नामक एक नया पंथ परिवर्तित किया, यानी कि एक नया धर्म की स्थापना किया था, जिसे दीन-ए-इलाही धर्म कहा जाता है। और कब किया था, तो 1582 ईस्वी में किया था। उसके बाद देखिए इसका जो तीसरा पॉइंट है आपका, यहाँ पे चौथा हो गया, तीसरा होगा। ठीक है, कि अकबर की सुलह एक कुल की नीति राजनीतिक उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ उसके उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया आपका अकबर के धार्मिक नीति का वर्णन। ठीक है, 3 नंबर है, इतना ही आपको लिखना। 5 नंबर भी लिखिएगा, 5 नंबर भी इतना लिखिएगा तो फिर भी आपको 4 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका लगभग 100 वर्ड में है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कबीर की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, आप लोग इस प्रकार से आंसर दे लीजिएगा और लिखिएगा कि कबीर की शिक्षाएं निम्नलिखित है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आंसर स्टार्ट कीजिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, इस प्रकार से अच्छा रहता है। तो देखिए पहला जो इसका पॉइंट है कि कबीर की शिक्षाएं प्रबल थी और प्रमुख धार्मिक परंपराओं को अस्वीकार करते थे, यानी कि जो भी आपका प्रमुख धार्मिक परंपरा है, मूर्ति पूजा है, इसको अस्वीकार करते थे, इसको वह नहीं मानते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो इसका पॉइंट है कि उनकी शिक्षाओं ने ब्रह्मवादी हिंदू और इस्लाम दोनों की बाहरी पूजा के विभिन्न रूपों का उपहास किया है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि वे हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाते थे, कि ये जो आपका हिंदू मुस्लिम है ये सारा आपका एक है, भगवान आपका एक है। ठीक है, उनका मानना था कि ईश्वर एक है, जिसके बस नाम अलग अलग है। उसके बाद चौथा पॉइंट है इसका, चौथा शिक्षा है इसका कि वह एक निराकार सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह भी कहा है कि मोक्ष का एकमात्र मार्ग आपका भक्ति है या भक्ति का माध्यम से। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, पांचवा शिक्षा इसका कि उन्होंने मनुष्य के भाईचारे को पाठ पढ़ाया, ये पाठ का भी प्रचार किया। वे जाति व्यवस्था का समर्थक नहीं था, ये जाति प्रथा जो आपका है, ठीक है, ये वो जाति से वो ये जाति से उसका ये समर्थन नहीं करते थे और सभी को मिलजुल करके भाईचारा का पाठ पढ़ाते थे, सभी को मिलजुल करके रहे, ये इसकी शिक्षा थी। ठीक है, तो 5 पॉइंट मैंने आप सभी को बताया। 3 नंबर में आएगा तो 3 लिखिएगा, 5 नंबर में आएगा तो 5 लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है आपका कि भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के क्या कारण थे। तो देखिए भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के निम्नलिखित कारण थे। पहला क्या कारण था, तो कच्चे माल की प्राप्ति। यूरोपीय देशों में व्यापारिक समृद्धि के फलस्वरूप उद्योगों के कच्चे माल की कमी को पूर्ण करने के लिए यूरोपीय देशों ने प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण भारत में उपनिवेश की स्थापना किया। देखिए भारत में शुरू से ही आपका क्या था, आपका प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण था, तो यहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता बहुत ही ज़्यादा था। इस वजह से कच्चे माल की उपलब्धता को देखते हुए यूरोपीय ने यहाँ पे क्या था, उपनिवेश की स्थापना किया था। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है आपका कि निर्मित माल का खपत, यानी कि यहाँ से जो कच्चा माल ले जाते थे, आपका यूरोप में फैक्ट्री था ना, तो वहाँ पे जो माल आपका बनता था उसका खपत के लिए भी यहाँ पे क्या किया था, उन्होंने उपनिवेश की स्थापना किया था। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि उद्योग की स्थापना एवं कच्चे माल की उपलब्धता से औद्योगिक उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा, अतः निर्मित माल को खपाने के लिए भी उपनिवेश की स्थापना की गई। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका प्रतिकूल जलवायु। जलवायु भिन्नता के कारण यूरोपवासी नवीन वस्तुओं से अभिनिग्ध थे।
पूर्वी देशों के संपर्क से उन्हें आलू, तंबाकू, भुट्टा, गरम मसाले, चीनी, कॉफ़ी, चावल आदि की जानकारी मिली। अतः अंग्रेज चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा प्रदेश प्राप्त हो जहां इनकी खेती की जा सके, और भारत में तो इनकी आसानी से खेती की जा सकती थी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे उपनिवेश की स्थापना किया गया था। चौथा कारण है आपका समृद्धि की लालसा। विभिन्न देशों से आए यात्रियों ने भारत की संपन्नता एवं वैभव का वर्णन अपने वृत्तांत में लिखा, जिससे प्रेरित होकर के यूरोपीय यहाँ पे धन एवं वस्तुओं की प्राप्त करने के लिए आए हुए थे। जैसे भी और भी आपका जो विदेशी यात्री आए थे, उन्होंने यहाँ पे यात्रा किया और देखा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति है, अपनी किताब में लिखा। तो अंग्रेजों ने यानी कि जो आपका यूरोपवासी थे, उन्होंने पढ़ा और वहाँ से जो आपकी समृद्धि यानी कि धन की लालसा थी, इस वजह से यहाँ पे क्या किया, यूरोप यहाँ पे आपका उपनिवेश की स्थापना किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें टोटल आपका 5 प्रश्न है और ये 5 में से किसी 3 प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न आपका 5-5 नंबर का है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की सविस्तार वर्णन कीजिए। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रथम विशेषता नगर नियोजन ही है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से समुचित नगर निर्माण का पता चलता है। इसका निर्माण एक सुनियोजित योजना के आधार पर किया गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में 2 टीले मिले, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला पर नगर है और पश्चिमी टीले पर आपका दुर्ग स्थित है। दुर्ग का मतलब क्या हुआ, जिसपे हम लोग घर का हाथा नहीं देते, उसी को क्या कहा जाता है, दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण की प्रमुख विशेषता, पहली जो इसकी विशेषता है इसका सड़क है कि मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसके कारण नगर कई खंडों में विभक्त हो जाता था। सड़कें मिट्टी की बनी थी, लेकिन कहीं कहीं पर ईंटों के अवशेष भी पाई गई। सड़कों की साफ सफाई की समुचित व्यवस्था थी, यानी कि वहाँ पे जो सड़कें बनी गई थी वो बहुत ही सीधा होता था, एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर काटता था, जिससे जो वहाँ के नगर थे वो खंड खंड में विभक्त हो जाते थे। ठीक है, और उसका जो सड़क था वो आपका मिट्टी का बना था, कहीं कहीं पे की सड़कें आपका ईंट का भी बना हुआ है, ऐसा भी अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये होगी पहली विशेषता। उसके बाद देखिए दूसरी इसका स्नानागार। मोहनजोदड़ो का एक सार्वजनिक स्थल स्नानागार था। वह 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट आपका गहरा था। इससे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। स्नानागार में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी, यानी कि जो स्विमिंग पूल नहीं देखते सहरियन वाला है, सोचो हड़प्पा सभ्यता आपका कितना विकसित था, वहाँ पे स्विमिंग पूल मिला हुआ है। अरे स्नानागार का मतलब ही हुआ स्विमिंग पूल। ठीक है, उस स्नानागार में भी लोग नहाते थे और ये भी आपका स्विमिंग पूल में भी लोग नहाते हैं, बस स्विमिंग पूल आपका आधुनिक नाम है और जो स्नानागार है आपका थोड़ा पुराना नाम है। समझ लो बात को। चलिए तीसरा जो इसकी विशेषता आपका था अन्नागार। हड़प्पा के नगरों में अन्नागार भी मिले हैं, जहां अनेक प्रकार के अन्न रखे जाते थे। इसकी जो अगला विशेषता है वो आपका जल निकासी प्रणाली, यानी कि मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन में एक और प्रमुख विशेषता जल निकासी प्रणाली थी, जहां के अधिकांश भवनों में कुएं, स्नानागार होते थे। पानी छोटी छोटी नालियों से मिलकर बड़ी नालियों में जाता था। सड़कों के दोनों किनारे नालियां बनी थी। नालियां पत्थर अथवा शिलाओं द्वारा ढकी जाती थी तथा समय समय पर नालियों को साफ सफाई भी की जाती थी। तो वहाँ की जो नालियाँ थी वो आपका ढका हुआ नालियाँ था। वहाँ की मतलब जल निकासी की जो प्रणाली थी ना बहुत ही बेहतरीन था। छोटी छोटी नालियाँ आपका बड़ी बड़ी नालियों में जाकर के मिलता था और ये जो बड़ी नालियाँ हैं वो आपका शहर के बाहर चला जाता था। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ की नालियाँ थी। ये आपकी नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता था आपका सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद देखिए अगला आपका कि इतिहास लेखन में अभिलेखों के महत्व को पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले आपका अभिलेख के बारे में लिख देना है। ठीक है, तो देखिए कि प्राचीन काल में विभिन्न राजवंशों के द्वारा अपने राज्यादेश को पत्थर या ताम्रपत्र पर लिखने की कला अभिलेख कहलाता। अभिलेख का अध्ययन अभिलेख शास्त्र कहलाता है। ये पहले अभिलेख का डिफिनेशन हम लोगों ने लिख दिया। अब इसका जो महत्व है इतिहास लेखन में उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए इतिहास लेखन में अभिलेखों के निम्नलिखित महत्व है। पहला क्या इसका महत्व है, देखिए कि अभिलेख के द्वारा तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब जिस समय के जो अभिलेख प्राप्त होते हैं उस समय की वहाँ पे किस प्रकार से वहाँ की सामाजिक स्थिति
स्थिति थी, क्या आर्थिक स्थिति थी, क्या धार्मिक स्थिति थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा जो है इसका महत्व कि अभिलेखों से तत्कालीन राजाओं के चरित्र, व्यक्तित्व, उनकी व्यक्तिगत रुचियों के पर भी प्रकाश पड़ता है। तीसरा जो इसकी विशेषता है वो कि इन अभिलेखों से तत्कालीन में राज्यों की सीमा का निर्धारण में मदद मिलता है। कोई कौन से राज्य का सीमा कहाँ तक था, किसका बॉर्डर कहाँ तक, ठीक है। तीसरी विशेषता होगी, तीसरा इसका महत्व हो गया। चौथा इसका महत्व है कि इन अभिलेखों से राज वंशावली की जानकारी भी मिलती होती है, जिससे इतिहास का काल कर्म निर्धारण में सहायता प्राप्त होती है। यानी कौन किसका बेटा था तो अभिलेख से भी ये पता चलता है, ठीक है। कौन सा राजा किसका बेटा था, फिर उसके बाद कौन राजा आया, ठीक है। इसके अभिलेख से भी इसकी जानकारी मिलती है, इसका यहाँ पे भी महत्व है। उसके बाद देखिए पांचवा इसका है कि राज्य शासन व्यवस्था की जानकारी, पदों व करों की जानकारी भी इससे मिलता है। उसके बाद इसके छठी जो है आपका कि अभिलेखों से उस समय की भाषाओं, उस समय कैसा भाषा था उसके बारे में ज्ञान पर भी प्रकाश पड़ती है। उदाहरण के लिए गुप्त काल के पहले के जितने भी आपका अधिकतर अभिलेख है वो आपका प्राकृत भाषा में मिलते हैं, और गुप्त उत्तर यानी कि गुप्त काल के बाद की जो अधिकतर अभिलेख है आपका वो संस्कृत भाषा के मिलते हैं। तो इससे आपका जो अभिलेख है उससे ये पता चलता है कि उस समय की भाषा क्या थी, ठीक है। इसके बारे में ये अभिलेख से आपका जानकारी मिलता है। तो ये आपका इतिहास लेखन में अभिलेख का महत्व हो गया। इतना लिखिएगा आप लोग। कोई भी 5 पॉइंट यहाँ पे आपका मैंने 6 पॉइंट बता दिया है, यहाँ पे कोई भी 5 पॉइंट आप लोग लिखिएगा, इससे आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा। और इसी प्रकार से पॉइंट बना करके आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1857 की क्रांति की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या कारण था? तो देखिए पहला जो आपका पॉइंट है कि किसी समान उद्देश्य को सामने रख करके सुनियोजित ढंग से विद्रोह का संचालन ना हो पाना। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग लड़ रहे थे, जैसे आपका झांसी की रानी हो गया, बहादुर शाह जफर हो गया, ये सब सारा अपने उद्देश्य के लड़ रहे थे। किसी का सभी का उद्देश्य आपका समान उद्देश्य नहीं था कि अंग्रेजों को भगाना है, सारा अपना उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। झांसी की रानी क्यों लड़ रही थी? क्योंकि उसका जो राज्य था आपका झांसी, वो अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत हड़प लिया था। बहादुर शाह जफर क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि अंग्रेजों ने उसका पेंशन रोक दिया था, ठीक है। तो सभी कोई आपका अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे, किसी खास समान उद्देश्य के लिए नहीं लड़ रहे थे। इस वजह से असफल होने का एक कारण ये भी था, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा आपका उचित सशक्त नेतृत्व और मार्गदर्शन का एवं संसाधनों की अभाव, आधुनिक शास्त्रों एवं अस्त्रों का अभाव। यानी कि वहां पे जो नेतृत्व था 1857 का, कोई खास व्यक्ति इसका नेतृत्व नहीं कर रहा था, सब अपना मनमर्जी से लड़ रहा था। ये यहाँ से लड़ रहा है, वो वहां से लड़ रहा है, कोई कैप्टेंसी यहाँ पे एक तरह से कर सकते हैं, इसका नेतृत्व नहीं कर रहा था। जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व आपका गांधी जी ने किया था, ठीक है। उस मतलब क्या हुआ, आधुनिक भारत में जो आंदोलन हुए अंग्रेजों के खिलाफ, वो गांधी जी ने नेतृत्व किया। तो ठीक इसी प्रकार से जो 1857 की क्रांति हुई थे उसमें आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कोई खास व्यक्ति नहीं था, इस वजह से असफल होने का एक कारण भी माना जाता है। उसके बाद है ऊपर हिंदू मुस्लिम एकता और भीतर उनका बेटा होना, मतलब यहाँ पे बटा होना, ठीक है, बेटा नहीं बटा होगा, ठीक है। तो मतलब ऊपर क्या था, हिंदू मुस्लिम एक था, लेकिन वो क्या था, अंदर में ये बटा हुआ था, एक कारण ये भी था, ठीक है, यहाँ पे बटा होगा। उसके बाद देखिए अगला है आपका कि आंदोलन में अखिल भारतीय व्यापकता और जन समर्थन का अभाव। यानी कि जो 1857 का क्रांति था ये आपका सिर्फ उत्तर भारत में ही था, ये आपका दक्षिण भारत में नहीं था, ना ही आपका राजस्थान के क्षेत्र में था। यानी कि देखा जाए तो ये पूरे भारत ये में व्यापक स्तर पर नहीं था, यहाँ पे जन समर्थन की कमी था, एक कारण ये भी आपका असफल होने का, ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट है कि दक्षिण भारत, राजस्थान आदि क्षेत्रों में इससे पूर्णतः अछूता रह जाना। उसके बाद देखिए इसका छठा पॉइंट है कि अधिकांश राजाओं, जमींदारों और तुलाकदारों के द्वारा विद्रोह का दमन में अंग्रेजों का साथ देना। नहीं कहते हैं कि घर पुठे गवार लुटे, तो जो यहाँ के ही आदमी थे उन्होंने क्या किया था, जो विद्रोह किया था उसका साथ नहीं दे रहा था, वो अंग्रेजों के साथ दे रहे थे। इस वजह से 1857 की क्रांति असफल हुआ था, एक कारण ये भी था। उसके बाद सिखों और गोरखा सैनिकों की मदद से आंदोलन को कुचल देने के लिए अंग्रेजों की कूटनीति, ठीक है, तो ये भी एक कारण आपका था जिससे 1857 की क्रांति आपका क्या हुआ था, असफल हुआ था। इस प्रकार अंग्रेजों ने फूट डालो राजगुरु की कूटनीति की असफलता आदि के कारण भारत का यह मुक्ति आंदोलन असफल कर दिया। यानी कि भारत से अंग्रेजों को हटाने का यह आंदोलन जो था ये आपका असफल हो गया। ये 7 कारण मैंने आप सभी को बताया, कोई 5 कारण आपको लिखना है 5 नंबर में, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो देखिए देश की आज़ादी में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया, लेकिन गांधी जी की भूमिका निम्नलिखित है। तो पहले क्या है, देखिए कि चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जो बिहार के चंपारण जिले से महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 को शुरू हुआ था।
उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है आपका असहयोग आंदोलन। अप्रैल 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की घोषणा किया गया। तीसरा पॉइंट है आपका नमक सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिन तक पैदल मार्च निकाला, ठीक है, और ये यहाँ पे नमक कानून को जाकर के तोड़ा था। तो ये हो गया आपका नमक सत्याग्रह, ये तीसरा पॉइंट। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है आपका दलित आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान महात्मा गांधी ने आत्मशुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास किया था। उसके बाद देखिए पांचवा जो पॉइंट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया। तो इस प्रकार से जो इतना जो आंदोलन किया गया था, इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो भारत की जो स्वाधीनता आंदोलन था, इसमें महात्मा गांधी की जो भूमिका थी वो आपका बहुत ही बड़ी भूमिका थी, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर BR अम्बेडकर की देन का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले इसके सामाजिक और धार्मिक योगदान को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा इस प्रकार से कि सामाजिक एवं धार्मिक योगदान। तो देखिए मानवाधिकार जैसे दलित एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति प्रथा, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कार्य किए। यानी कि जो आपका जो छोटी जाति है, जो दलित जाति ST SC के साथ जो भेदभाव होता था, तो इसको मिटाने में एक महत्वपूर्ण कार्य किया था आपका भीमराव अम्बेडकर ने। ये पहला हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा आपका है आर्थिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक योगदान दिया था इन्होंने, उसके बारे में लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से लिखिएगा कि आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक योगदान देकर के डेश दीजिएगा कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, डॉक्टर अम्बेडकर की रचना, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था आपका रुपए की समस्या, उसका उद्भव और प्रभाव, और भारतीय चलन व बैंकिंग का इतिहास, ठीक है। ये जो 2 पुस्तक लिखा गया था, ये 2 पुस्तकों उसके आधार पर ही आपका हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी जो सैच थी, उनकी जो आपका कह सकते हैं एक तरह से जो आपका नॉलेज था किताब में लिखा था, उसी के आधार पर क्या किया गया था 1935 में आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। तो आर्थिक और वित्तीय एवं प्रशासनिक क्षेत्र में इस प्रकार से उन्होंने योगदान दिया था। उसके बाद है आपका संविधान निर्माण। संविधान निर्माण में इसके जो आपका योगदान था उसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीना और 18 दिन में तैयार करने में अहम भूमिका निभाया था। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे थे। तो यह आपका भीमराव अम्बेडकर का आधुनिक भारत के जो आपका था निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था, उसके बारे में मैंने यहाँ पे आप सभी को बताया। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को यहाँ पे सारा क्वेश्चन करवाया। कुछ देर के बाद आपका सब्जेक्टिव का सेट 2 अपलोड कर दिया जाएगा, उसका भी क्वेश्चन आपका टाइपिंग हो गया, ठीक है। तो सारा मॉडल पेपर को आप लोग जरूर देखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, ठीक है। तीनों सेटों का सोल्यूशन हो चुका है। साथ ही साथ जो आपका इंग्लिश कोर का VVI क्वेश्चन करवाया जा रहा है उसको आप लोग जरूर देखिएगा। वो इंग्लिश कोर का वो क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आज अपलोड किया जाएगा इंग्लिश कोर का। तो मतलब अभी रेगुलर आपको वीडियो मिलने वाला है, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। चैनल पे आप लोग विजिट करते रहिए, क्योंकि एक दिन में 3 वीडियो से ज्यादा आपका नोटिफिकेशन नहीं जाता, ठीक है। और यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 4 से 5 वीडियो 6 वीडियो एक दिन में अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। तो वे सारे वीडियो आप लोग चैनल पे विजिट करके देखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।